ठीक ठीक, आवाज आ रही है। तो आज हम लोग सिंपलेक्स मेथड के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करा था। दैट इज वी कैन सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय टू वेज, एक तो ग्राफिकल मेथड्स है और दूसरा सिंपलेक्स मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड्स भी आते हैं। तो उनमें से जो सबसे बेसिक है दैट इज योर सिंपलेक्स मेथड, ठीक। अब हम ग्राफिकल से सिंपलेक्स में इसलिए आते हैं क्योंकि आप इसमें खाली दो ही वेरिएबल्स के बारे में x1 और y, x और y, या फिर सिर्फ टू वेरिएबल्स के भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ दो वेरिएबल्स के बीच में ही खींच सकता है। अगर उससे ज्यादा बड़े के लिए करना है तो दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर यू। इसके अलावा कोडिंग वगैरह में सिंपलेक्स मेथड इज इजियर एज कम्पेयर टू ग्राफिकल मेथड, और कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने के लिए सिंपलेक्स मेथड इज मच बेटर एज कम्पेयर टू ग्राफिकल वन, ठीक। दैट्स व्हाई वी प्रीफर सिंपलेक्स मेथड, ठीक। ये कुछ आपके लिए नया सा है, तो इस पर थोड़ा थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन में अगर आपने 15-20 मिनट ध्यान दे लिया, तो मैं आपको ये चीज पक्के से बता सकता हूँ कि इसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगले जो 25-20 मिनट है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो सिंपलेक्स मेथड क्लासिकल मेथड में ही आता है। जॉर्ज डेंजिग ने 1947 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी जो है डिस्कस करा था, यानी इसको बताया था। और इसमें बेसिकली हम लोग प्रोसीजर को इटरेट करते हैं, मतलब एक स्टेप गए, दूसरा स्टेप गए, तीसरा स्टेप गए, और एक टर्मिनेशन कंडीशन आती है। जब आपको पता चलेगा कि तीसरे स्टेप के बाद या फिर चौथा, जितना भी टर्मिनेशन कंडीशन के बाद आप चेक करेंगे, उसके बाद जो है आपको पता चलेगा कि ये आपको टर्मिनेट करना है। एक टर्मिनेशन कंडीशन होगी, अगर वो फुलफिल हो रही है तो आप बोलेंगे ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन है। वो टर्मिनेशन कंडीशन क्या पता आपको पहले स्टेप में भी मिल जाए, दूसरे स्टेप में भी मिल सकती है, या कई कई बार चौथे और पांचवें टेबल भी बनानी पड़ सकती है, ठीक। तो वैसे सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो बेस्ट वे है दैट इज इन टेबुलर फॉर्म, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। टेबुलर मतलब टेबल बना के जो होता है, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोलेंगे आपको ये लग रहा होगा ये थोड़ा सा बड़ा ही मतलब जस्ती खींचने वाली बात है, लेकिन ये अगर आपको ये दो तीन चीजें समझ में आती हैं तो आप बड़ी इजीली कर लेंगे। आप इसी को बार बार रिपीट करने वाले हैं जब भी आप सिंपलेक्स मेथड या फिर इस यूनिट के अंदर और भी दूसरी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात है फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपसे पूछें कि फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, तो जो जैसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे पिछले मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें ए डाइटिशियन वाला क्वेश्चन था। तो उसमें क्या करना था, आपको जो थ्योरेटिकल दे रखा है उसमें लिखा हुआ है उसको एज ए मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। दिस प्रोसीजर जो आपको जो थ्योरेटिकल बेसिस दे रखा है उसको आपको न्यूमेरिकल उसमें जो कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड योर फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो आपकी जो प्रॉब्लम फॉर्म हुई है, यानी इसमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, एक तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक। एक ही होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और कुछ कंस्टेंट्स होंगे, ठीक। दैट इज योर फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो आपने अभी तक भी देखा होगा ग्राफिकल मेथड में। इसके बाद क्या करेंगे, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या था, ठीक है। एक बार जब आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम एक टेबुलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे और सिंपलेक्स मेथड लगाने स्टार्ट करेंगे, और टर्मिनेशन कंडीशन वो सिंपलेक्स मेथड टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये 4 स्टेप होते हैं कि सिंपलेक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाएंगे, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का उसमें कुछ टेबल्स होती हैं, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। और सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करते करते एक टर्मिनेशन कंडीशन आएगी, और जब वो टर्मिनेशन कंडीशन आ जाएगी तब आप सिंपलेक्स मेथड को बोलेंगे कि ठीक है, मेरा सिंपलेक्स मेथड को मैं अब बंद कर सकता हूँ, ठीक। तो ये है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा क्या मतलब है, तो ये तो बेसिक है कि ऑल वेरिएबल्स आर शुड बी नॉन नेगेटिव, जो वेरिएबल्स शुड बी नॉन नेगेटिव, ऑल कंस्ट्रेंट्स आर इक्वलिटीज। जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे जो आपकी जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे x+4y है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें या तो ग्रेटर देन 4 ऐसे लिखा होगा, या तो लेस देन इस तरह से कुछ लिखा होगा, ठीक। ये बात समझ में आ रही है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो। सर पीपीटी पॉज हो गई है क्या? पिछला वाला पेज ही दिख रहा है। नहीं तो अब दिख रही है?
हेलो। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऐसी पीपीटी पॉज हो गई सर, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, दिख नहीं रहा। अभी दिख रही है? नो सर। अभी आ रहा है कुछ? यस सर। सर पीपीटी दिख रही है लेकिन पॉज हो गई, आपका पेन चला। हाँ अब दिखिए, अब दिखिए, हाँ पेन चला रहा है, अब दिख रही है सर। देख रहे ठीक। यस सर। एक्चुअली पीछे से वो आ जा रहा है ना, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 3 बच्चे आ चुके हैं उतनी देर से। ये पीपीटी में आया हूँ तब से। ठीक है। तो क्या होता है लीनियर, जैसे मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड, ये समझ में आया फॉर्मुलेशन ऑफ, ये वाला स्टेप समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? तो अब सबसे यस पहले सर, हमें यस क्या, ये क्या करना है, फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वही डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसकी कुछ कंडीशन है, और वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होंगे तो वैसे भी होना ही चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ऑल कंस्ट्रेंट्स आर इक्वलिटी, जो आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं दैट शुड, आप जो कंस्ट्रेंट्स अभी देख रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बता रहा हूं, एक्स अब दिख रहा है एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा। ये बात समझ में आ रही है? हेलो? ये दिख यस रहा है, सर, लिखा हुआ दिख रहा है? तो यस यस इसको सर। सर, हमें इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम लोग एक तरफ दिमाग मारते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये चीज। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4। ठीक है, और ये लिख रहा हूं मैं एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। ठीक, ये दीज आर 2 इक्वेशन। अब मुझे इनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, यानी मुझे इक्वल टू लगाना है। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा बताइए? इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? जब मैं एक्स प्लस वाई लिख रहा हूं, एक बार में आ जाया करो यार तुम आप लोग। जब मैं एक्स प्लस वाई, दिख रहा है मेरा? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 जब मैं लिखता हूं, अगर मैं इक्वल में कन्वर्ट करना है, यानी मैं यहाँ पे इक्वल टू 4 लगाना चाह रहा हूं, तो एक्स प्लस वाई तो यहाँ पे रह गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इक्वल टू के बराबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब लेस देन इक्वल टू 4 होगा तब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि सब्ट्रैक्ट करूंगा। सर सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मान लो कोई कांस्टेंट कर रहा हूँ, एस कर लेस देता देन हूँ। 4 चाहिए ना, तो ठीक है, ऐड करने का। हाँ सर, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ताकि करेंगे उधर ना। जाके वो माइनस हो जाएगा ना। हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? और सिमिलरली अगर ये होगा एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, देन यू विल गो एक्स प्लस वाई माइनस एस करेंगे, इक्वल टू 4 आएगा, ताकि जो एस हो, क्योंकि वो पॉजिटिव रहने वाला, वो उधर जाके क्या होगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तभी एक्स प्लस वाई तभी तो ग्रेटर देन होगा 4 से। ठीक है, क्योंकि वो जो एस है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि इक्वल टू के यहाँ आके प्लस हो जाएगा। जब पहली वाली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4, देन एक्स प्लस वाई प्लस एस लिख रहा हूँ, इक्वल टू 4 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कम है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है वो 4 से कम होगी, और ये एस एक्स्ट्रा ऐड करा है मैंने उसमें, और तब जाके वो 4 के बराबर हुआ है। ठीक, तो इस चीज को समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, यही जो है आपका बेसिक है इसका। ठीक, तो इसमें देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपके पास एक चीज आएगी, दैट इज कॉल्ड योर स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, जब कंस्ट्रेंट को जब ऐड इस तरह से एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 वाला आएगा, जब आप ऐड कर रहे हैं इसमें कोई भी वेरिएबल, दैट इज योर स्लैक वेरिएबल। ठीक है, इसके अलावा जब एक्स एक्स प्लस वाई इस लेस देन वाली कंडीशन आ रही होगी, ठीक है, तब मैंने क्या बोला है, इसमें आप ऐड करेंगे। ठीक, तो दिस वेरिएबल जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्लैक वेरिएबल। ठीक, और इसके अलावा जो एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन कोई भी 4 है, सपोज करिए, इसमें जो आप वो कर रहे हैं एक्स प्लस वाई माइनस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड योर नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये सारी हम लोग क्या यस करने की सर। कोशिश कर रहे हैं? तो जैसे ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब मैं ये आपकी प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज 3x प्लस 5y, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, x प्लस 3y इज स्मॉलर देन 6। ठीक, ये आपके पास एक क्या है, प्रॉब्लम है, जिसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी कैन डू, आप सबसे पहले x प्लस वाई है लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसको कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये लेस देन इक्वल टू वाला, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड होगा, सपोज करिए यहाँ पे यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या होगा, दूसरी वाली कंस्टेंट है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 3y, दूसरा वाला कंस्टेंट जो है ये वाला, इसमें क्या होगा, एक आपने पहले वाले में यू करा था, यहाँ पे v कर लीजिए,
ठीक है, इक्वल टू 6। कुछ भी कर सकते हैं, S1 S2, आप चाहे तो ABC भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वेरिएबल लेने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने u रख लिया, यहाँ पे v रख लिया सपोज करिए। तो और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज आएगा, आपने 3x प्लस 5y है, इसके आगे आप 0u प्लस 0v और लिख लेंगे, ठीक है, बस इतना। क्योंकि इन जीरो इससे मल्टीप्लाई करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप सबको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करा, बेसिकली ये जो लेस देन इक्वल टू वाला है, इसको हमने को इक्वल टू में बनाने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करा u, और नीचे वाले में एक वेरिएबल ऐड करा v, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0u प्लस 0v और ऐड कर दिया। देन हमने क्या करा, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी है, उसको हमने क्या कन्वर्ट में कर दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हमारे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब इसको एक टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक। सर वो 0u और 0v क्यों लिखा है उसमें? एक्चुअली जो हम लोग आगे जो प्रोसीजर अपनाएंगे टेबल बनाते टाइम, तो देखिए उसका कोई मतलब नहीं है। आप 3x प्लस 5y जो है और प्लस, क्योंकि देखिए क्या है ना, 0u प्लस 0v, ठीक। एक्चुअली क्या है, ये किसी तरह का या तो कॉस्ट होगी, जब आप मतलब समझने प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए, मैक्सिमाइज कोई कॉस्ट कर, या मतलब मैक्सिमाइज प्रॉफिट कर रहे होंगे या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक। 0u और 0v लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जीरो है। आप एक्चुअली क्या है ना, ये अगर यहाँ पे इक्वल टू होता, सपोज करिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4 होता, ठीक है, और x प्लस 3y इक्वल टू 6 होता, तो आप इसको सीधे सॉल्व कर लेते। है ही क्या इसमें, इसी सेकंड वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली को माइनस करो, x और y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और लेस देन वाला है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर वाला है, ठीक। तो कुछ ना कुछ जो रिसोर्स है, या तो वो एक्स्ट्रा बचेगा या फिर एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा तो खर्च नहीं कर पाएंगे, बट एक्स्ट्रा वो बचने वाला है, ठीक है। इस वाली कंडीशन जब आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक। क्योंकि आपको ये बताया गया कि 4 से कम रहना चाहिए इसका, ठीक। तो ये जो u और v की कुछ वैल्यू आने वाली है, जो आप x और y में नहीं लगा पा रहे हैं, यही तो बता रहा है वो। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हम लोग इसको यूज क्यों कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन ये है। तो बात ये है कि जब हम आगे टेबल बनाएंगे, इसमें जो थर्ड प्रोसीजर है, उसमें हमें एक्चुअली सिमेट्री के लिए चाहिए रहता है। मैं बताऊंगा वो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। या फिर कोफिशिएंट, आपको कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ती है इस वजह से, ठीक। और कोई बात, ठीक। तो इसके बाद जो हम लोगों के पास ये है सिंपलेक्स टेबल, वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक। देखिए अलग, मैं आपको अभी से बताता हूँ, अलग अलग बुक में डिजाइन इसकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अभी फिर से बोल रहा हूँ, अलग अलग बुक्स में इसकी डिजाइन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ करके यही करते हैं, ठीक। तो चाहे आप किसी, मेरा एक सलाह है, जब आप इसको किसी भी बुक से पढ़ें या किसी भी रिसोर्स से पढ़ें, तो एक ही रिसोर्स से पढ़ें, ठीक। फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब या तो दूसरे दूसरे मतलब देखिए कुछ करेंगे नहीं वो, ये जो बी वाले पोर्शन को कहीं किसी दूसरे नाम से बोल देंगे, या इसको उठा के इधर रख देंगे, या फिर एक दो चीजें और चेंज करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे कोई फर्क नहीं आने वाला है, एक्चुअली उनका प्रोसीजर है। और आप अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इससे सॉल्व होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज में मत कंफ्यूजन आएगा कि सर ने बताया था और यहाँ पे किताब में ऐसा लिखा है। माइनर से चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको प्रोसीजर के टाइम पे आपको बता दूंगा कि वो माइनर से चेंजेस क्या क्या है, ठीक। तो मतलब मेरा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो एक तरीके की बुक से ही सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। हेलो, तो अब सबसे पहला जो हेलो हेलो हेलो, हम लोग से पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। जी सर। तो इसमें जो सिंपलेक्स मेथड है, उसमें टेबल कुछ इस तरह से बनती है। यहाँ पे सबसे पहले आप बी लिखेंगे, दूसरा है सी बी, एक्स बी, x1 x2 s1 s2, और मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई, ठीक है। इसको एक बार आप बनाइए अपनी कॉपी पे, आपको ताकि याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी बी एक्स बी x1 x2 s1 s2, और यहाँ पे सीजे लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा है ये इस तरह से, ठीक है। इसमें बी क्या दिखा रहा है, जो बेसिक वेरिएबल्स है। बेसिक वेरिएबल्स का मतलब ये है जो आपने यू और वी स्टार्टिंग में रखा है, दैट इज कॉल्ड योर बेसिक वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो दैट्स यू एंड वी आर कॉल्ड योर बेसिक वेरिएबल। यहाँ पे मैं यू बोलूंगा, यहाँ पे वी रखूंगा, ठीक। सी बी का मतलब ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में
जो आपका जो वैल्यू है, ठीक है, वो अब u और v की क्या वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट्स की, दैट इज 0 एंड 0 स्टार्टिंग में, ठीक, दैट्स वाई यहाँ पे 0 और 0 आप रखेंगे, ठीक है। xb का क्या मतलब है, जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं 4 और 6, तो उसको आप यहाँ पे 4 एंड 6 यहाँ पे रखेंगे, ठीक। x1 x2 s1 s2 क्या है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं, जो x1 y यहाँ पे x2, इसके जो कोफिशिएंट्स है उसको यहाँ पे अगर मैं इस वाली क्वेश्चन को इसमें रखने की कोशिश करूं, देन इट विल बी 1, और y की वैल्यू क्या, y का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज आल्सो 1। u यहाँ पे जैसे मैं s1 s2 लिखता हूँ, यहाँ पे u लिखा है, अगर मैं यहाँ पे u लिखूं u और v, सो u और v आएगा यहाँ पे, और u के आगे क्या है, कितना कोफिशिएंट है, दैट इज आल्सो 1, और v के पहली वाली इक्वेशन v का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज योर 0, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ये वाला इसका सेकंड वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 1, और y का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 3। सर आप जो पेन चला रहे हैं नहीं दिख रहा है, खाली वो जो टेबल दिख रही है वही, कुछ पेन वेन नहीं चलता हुआ। पेन नहीं आ रहा, हाँ पॉज हो गया फिर। दिख रहा है अभी, देखो, हेलो, पेन दिख रहा है? नहीं सर अभी कुछ चलता हुआ नहीं नहीं सर, दिख रहा है। अभी नहीं सर। एक मिनट रुको, मैं लग रहा है किसी ने वो कर दिया। एक मिनट में फिर से पीओ को कर रहा हूँ प्रेजेंट, ठीक है। ओके सर। अभी पीपीटी दिख रही है? यस सर। पेन, मेरा माउस दिख रहा है? यस सर। यस सर यस सर यस सर। पेन दिख रहा है? यस सर, दिख ठीक। रहा है, दिख रहा है। तो देखिए इसमें बी है, बी को बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। सी बी क्या है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमने यहाँ पे, ये अब मैं पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात को ख्याल करिएगा, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो बेसिक वेरिएबल्स हैं आपके, बेसिक वेरिएबल से मतलब मेरा ये है जो आपने ऐड करे यू और वी, जैसे मैं इसमें s1 और s2 लिखा है यहाँ पे, तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज 0 एंड 0, इसको हम लोग लिख रहे हैं स्टार्टिंग में, दैट इज योर 0 एंड 0, ठीक है। और बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू, यानी जो राइट हैंड साइड में जो है आपका 4 एंड 6 दिख रहा है मेरा पेन, 4 एंड 6 इधर पे, यस सर। दैट वी नीड टू पुट हियर 4 एंड 6। अब जो ऊपर है सीजे दिख रहा है यहाँ पे, इसके जो x1 है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट है, x1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। और जो x2 यानी यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है दैट इज 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। s1 का कितना है, दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे s2 का कोफिशिएंट क्या है, 0, दैट यहाँ पे, ठीक। और जो आपका x के आगे जो कंस्टेंट है उसमें क्या क्या है, x का कोफिशिएंट इज योर 1, तो यहाँ पे हम लोग x के नीचे 1 लिखेंगे, y के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे s1 है, यहाँ पे u है s1 की जगह, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दैट इज आल्सो 1, और पहले वाले कंस्टेंट में v नहीं है यानी s2 नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसकी जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लीजिए, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बिल्कुल आपको क्लियरिटी आएगी इसमें, ठीक है। सिमिलरली आप जो है सेकंड वाले कंस्टेंट में देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 1, y का क्या है कोफिशिएंट, दैट इज 3, और s1 यानी u का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 1, ठीक है, क्योंकि v दैट इज s2 का यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, दैट इज v, ठीक। ये आपके क्या हुए, ये आपके एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक। तो आपको मतलब एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा टेबल किस तरह से बनी। यहाँ पे जो ये जो है b मैंने लिखा है दैट इज कॉल्ड योर बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स होंगे स्टार्टिंग में दैट इज 0 एंड 0, वहां 0 एंड 0 से हमेशा ही स्टार्ट होता है, दैट इज 0 0 से आपने स्टार्ट करा। जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी दैट इज योर 4 एंड 6, ठीक है। तो 4 एंड 6 आपके यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये ऊपर पे जो टेबल के ऊपर जो लिखा है वहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो 3 5 0 0 है दैट इज वी नीड टू राइट इट, ठीक है। और उसके बाद एक और लास्ट में एक और टेबल बनानी है, मिनिमम XB अपॉन X है, अभी समझाता हूँ वो क्या है। और नीचे एक रो बनेगी ZZ,
और उसके नीचे सबसे लास्ट में लेंगे सीजे माइनस जेड, जो आपका डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है ये चीज तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम हो इस चीज को कवर अप करने में तो बताइएगा, बिल्कुल मैं उसको दोबारा से बता दूंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पेन दिख रहा है आप लोगों को, मेरा माउस दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर, यस सर, माउस यस सर, जी सर। अभी खिंच पा रहा है, वो दिख रहा है मेरा, मैंने जो लाइन यस खींची है? सर, यस सर, ठीक। यस यस सर। सर। यस सर। तो अब बस आप 10 मिनट और ध्यान से देख लीजिए तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा दैट इज मैक्सिमाइजेशन करना है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, उसमें है 3x1 प्लस 2x2। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं x1 प्लस x2 इज लेस देन 4, x1 माइनस x2 इज लेस देन 2। ठीक है, जहां पे ऑफकोर्स x1 और x2 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक, तो प्रोसीजर क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये चीज, ये दो कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मेरे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं तो मेरे को दो वेरिएबल्स और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक, और किस तरह के ये वेरिएबल कंस्ट्रेंट्स है, दैट इज लेस देन इक्वल टू वाले। ठीक है, दोनों ही लेस देन इक्वल टू वाले इस वाले केस में। सो वी नीड टू ऐड, ये बात समझ में आ रही है मैं ऐड क्यों कर रहा हूं इसमें? x1 प्लस x2 प्लस s1 मैंने यहां पे करा है। देखो यहां पे पहला जो कंस्ट्रेंट है वो ये है, x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4। राइटिंग समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। एक ही की आवाज है। ठीक, और दूसरा क्या है मेरा, x1 माइनस x2 इज लेस देन 2 है, तो यहां पे मैंने क्या रहा, x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल टू 2। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट करा, ये जो इनइक्वलिटीज थी मैंने इसको पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करा। ठीक, अब मैंने क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल ऐड करे हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो वेरिएबल 0s1 प्लस 0s2 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है मेरा इस तरह से जो आपका जो प्राइमरी लीनियर फंक्शन था वो कन्वर्ट हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर, अब बस आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते रहना है। ठीक, अब मैं बना रहा हूं टेबल, देखिए ध्यान से देखिएगा, इनिशियल सिंपलेक्स टेबल। सबसे पहले मैंने बी लिखा है यहाँ पे, उसके उसके आगे बगल में मेरा पेन दिख रहा है ना सबको, एक बी लिखा है, उसके बाद सी बी लिखा है, उसके बाद एक्स बी लिखा है, फिर x1 x2 s1 s2 मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई। ठीक, इतना आप समझिए पहले। तो बी के नीचे क्या क्या आएगा, जो भी आपने कोफिशिएंट्स ऐड करे, वेरिएबल्स ऐड करे हैं, दैट इज s1 एंड s2, तो यहाँ पे s1 और s2 आ गए मेरे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इतना समझ में आया s1 और s2 क्यों लिखा। बी के नीचे क्या आएगा, जो आपने वेरिएबल ऐड करे, अगर यहाँ पे आपके 3 कंस्ट्रेंट होते तो यहाँ पे s3 भी लिखना होता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि मेरे पास दो कंस्ट्रेंट थे इसलिए मैंने दो वेरिएबल ऐड करे और दो मैंने s1 और s2 यहाँ पे रखे। दीज आर कॉल्ड इनिशियल बेसिक वेरिएबल, जो हमारे बेसिक वेरिएबल है वो है। इसका इनके कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनके कोफिशिएंट क्या इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0 एंड 0 है। इसी वजह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सिमेट्री, किसने शशांक ने पूछा था शायद, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे 0s1 प्लस 0s2 कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये cb की वैल्यू चाहिए। आप चाहे अगर आप याद कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप बस यहाँ पे 0 0 सिमेट्री बनाने के लिए हमने यहाँ पे 0 0 लिखा। अगर यहाँ पे s1 की कोई वैल्यू आती भी है तो हमारे वो किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो z के फंक्शन में कोई भी फायदा नहीं देने वाली, बस हमने लिखा है। तो जो s1 और s2 के जो कोफिशिएंट्स हैं इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज 0 0 एंड s2 के कोफिशिएंट क्या है 0, उसको मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है यहाँ पे जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है 4 and 2, जो 4 and 2 वो मैंने यहाँ पे लिख ली xb की जगह। ठीक है, दैट इज योर 4 and 2। इसके बाद मुझे क्या करना है, x1 x2 s1 s2, इसके नीचे क्या लिखना होगा ये देखिए। इसके बाद मुझे करना है जो इसके जो वेरिएबल्स है, कोफिशिएंट्स है, x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या रहेगा, दैट इज 1, x2 का कोफिशिएंट क्या रहेगा इसके आगे, दैट इज ऑल्सो 1, s1 का कोफिशिएंट क्या रहेगा यहाँ पे 1, s2 का कोफिशिएंट क्योंकि s2 यहाँ पे है नहीं तो दैट इज 0। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा कंस्टेंट है उसमें क्या रहेगा, सबसे पहला कोफिशिएंट रहेगा 1। ठीक, उसके बाद क्या रहेगा, नेक्स्ट x2 का कोफिशिएंट क्या है -1। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद s1 का कोफिशिएंट क्या रहेगा, s1 का कोफिशिएंट 0 रहेगा क्योंकि इसमें s1 है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 एंड s2 का कोफिशिएंट क्या रहेगा, दैट इज 1। यदि बात समझ में आई, इसमें अभी तक किसी को कंफ्यूजन है मैंने ये इतना पोर्शन कैसे बनाया?
यहाँ तक? सर वो XD को क्या बोलते हैं जो 4 और 2 आपने लिखा सर? इसको ये एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग इनिशियली ये मानते हैं कि हमने x1 और x2 को जीरो फाइंड वोट करा है, ठीक। हम लोग इनिशियली ये मानते हैं कि x1 और x2 को हमने जीरो करा है, और कोई सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो s1 और s2 की वैल्यू जो है हम लोग बोलते हैं कि इसके बराबर हो जाए। यानी अगर मैं इन दोनों को 0 0 पुट कर दूंगा तो s1 और s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 और 2, ठीक है। तो जी, तो यस ये सर, यस सर। तो जो बेसिक वेरिएबल की जो वैल्यू है, इनिशियल बेसिक वेरिएबल की, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में यूज यस करे हैं, सर। उनकी वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ओके वैल्यू सर। ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस यस वजह से सर, यस। यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा है बेसिक वेरिएबल वैल्यूज, ठीक। तो ये 4 और ओके 2 सर। दीजिए। वैसे हमें क्या करना है, ये राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसको लिख लेना, और उसमें ज्यादा अटैक की बात नहीं, ठीक है। और कोई सवाल? तो इतना समझ में आ रहा है, ये हमने ये कैसे बनाया, ये समझ में आ गया? अभी तक नहीं समझ में आया तो मैं 2 बार और 10 बार पूछूंगा, 10 बार बताऊंगा, लेकिन इसको समझ लो। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी आपको, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आगे चीज समझ में नहीं आएगी। ये चीज समझ में आई, मैंने यहाँ इतना पोर्शन कैसे बना दिया, क्या क्या रखा है यहाँ पे? किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा, ये समझ में आया यहाँ पे? हेलो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कर, ठीक है, S1 और S2 ऐड करा, ये समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मैंने S1 और S2 ऐड करे हैं, B के नीचे मुझे वो लिखना है, दैट इज S1 एंड S2, ठीक है। S1 S2 मैंने वो लिख लिए जो मैंने B के नीचे रखे। अब इनके कोफिशिएंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है कोफिशिएंट, दैट इज S1 के आगे 0 है, ठीक है। S2 के आगे क्या है, मेरे पास 0 है, तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट वो 0 0 लिख रहा हूँ, ठीक। और जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, 4 एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड में वैल्यूज है, मैंने 4 एंड 2 वो लिख लिया, ठीक। इतने समझ में आ गया? हेलो, यहां तक ये समझ में यस आ गया सर। क्या क्या लिखा, ठीक। अब बात आती है कि इसके अंदर कैसे बनाया है, ठीक। अब इसके अंदर बनाने के लिए देखिए, मेरे पास एक तो x1 x2 s1 s2 जितने भी वेरिएबल से सारे लिख लेने। मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक एक x1 है, दूसरा x2 है, एक s1 है, s2 है। तो यहाँ पे मैंने x1 x2 s1 s2, अगर तीन वेरिएबल होते x1 x2 s3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x1 x2 s3, ठीक। और अगर तीन कंस्टेंट होते तो यहाँ पे एक और s3 भी आता, ठीक है। तो x1 x2 x3 s1 s2 s3 जितने भी हो उतने लिख लेना आपको टोटल वेरिएबल, ठीक है। तो x1 x2 s1 s2 यहाँ पे मेरे पास 4 है। उसके नीचे जो कंस्टेंट्स में जो भी है, जैसे x1 का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। x2 का कोफिशिएंट क्या है पहली वाली इक्वेशन में, दैट इज 1, तो मैंने 1 लिख लिया। s1 का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 1, मैंने 1 लिख लिया। s2 क्या है, यहाँ पे s2 है नहीं, तो उसका 0 आ गया कोफिशिएंट, ठीक है, इन फर्स्ट कंस्टेंट इसका। अब जो दूसरा कंस्टेंट है जो इसकी बात कर रहा हूं, उसमें क्या क्या है, x1 का क्या है कोफिशिएंट, दैट इज 1, x2 का क्या है -1 है, तो दैट बाय रिटर्न हियर -1, S1 का क्या है, S1 है नहीं इसमें, तो दैट इज 0, और S2 का क्या रहेगा, दैट इज 1, ठीक। तो इस तरह से ये बन गया। तो इतना समझ में आ गया सबको कि कैसे बनाया टेबल यहां तक? हेलो, यस सर। हेलो, यस सर, आगे सर। यस सर। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अभी फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। चलो ठीक। अब उसके जो सीजे ऊपर लिखा है वो क्या है, बेसिकली ये बात आती है। 3200 क्या दिखा रहा है, जो कोफिशिएंट्स हैं किसके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, 3200, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया 3200, ये जो ऊपर लिखा है, ठीक। जो कोफिशिएंट्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, दैट इज रिटर्न है 3200, ठीक। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको ZJ निकालना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये इतना पोर्शन कैसे लिखा है ये मैंने अभी तक बता दिया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, मुझे ZJ निकालना है। ZJ बेसिकली CV मल्टीप्लाई बाई XI का समीशन, यानी जो वाली टेबल है CV वाली, उसको मल्टीप्लाई करते रहिए आप इससे, ठीक है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले बता रहा हूं, जैसे 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया आपके पास। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1, इन दोनों का समीशन, यहाँ पे 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू 0, इन दोनों को समीशन करेंगे तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया 0, ठीक। सिमिलरली आप तीसरे वाले में ऐड करेंगे,
दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0। इन दोनों का समीशन करेंगे, इन दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई करिए, दोनों का समीशन करिए, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, और दोनों का समीशन कर दीजिए 0। ठीक, तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग है टेबल में आपके पास ये, क्योंकि इसके कोफिशिएंट 0 रहेंगे हमेशा ही, तो स्टार्टिंग में आपका हमेशा ये 0 0 ही आने वाला है। आपने अगर कुछ और निकाला है तो एक बार आप चेक कर लीजिए, आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। ठीक, इनिशियल में क्या ZJ की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ निकालना है। तो CJ माइनस ZJ कैसे निकालेंगे हम लोग, CJ माइनस ZJ निकालेंगे, जो CJ लिखा है ऊपर उसमें से ZJ माइनस कर देंगे, यानी 3 में से सबसे माइनस 0 इक्वल टू 3। ठीक है, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक, ये बात समझ में आई कैसे निकाला, ये ZJ निकाल लिया आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इन दोनों का समीशन कर देना। ठीक, तो आपके पास ZJ आ जाएगा सब सारे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम का। ठीक है, आपने इस तरह से ZJ निकाल लिया। मुझे CJ माइनस ZJ निकालना है, यानी 3200 में से 0 0 0 0 माइनस करना, तो क्या आएगा 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। ठीक है, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा CJ माइनस ZJ पहला निकल गया। ठीक, ये पूरा आपका 3200 आया। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, CJ माइनस ZJ में सब देखिए, हमारा अल्टीमेट एम ये है कि CJ माइनस ZJ में, जब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, CJ माइनस ZJ को तब तक हम लोग ये पूरी टेबल तब तक बनाते रहेंगे या तो सब में 0 ना आ जाए, और या तो कोई सब में नेगेटिव ना आ जाए। इसका मतलब ये है 0 और नेगेटिव जिस टाइम सारे सब में CJ माइनस ZJ में बन जाएगा, दैट इज योर टर्मिनेशन कंडीशन। ठीक, CJ माइनस ZJ में जब 0 और नेगेटिव बन जाएंगे, या तो यानी इसका मतलब यहाँ पे CJ माइनस ZJ जब तक पॉजिटिव है तब तक हमें टेबल आगे बढ़ाते रहने। ठीक, टर्मिनेशन कंडीशन क्या कहती है, CJ माइनस ZJ में जब हमारी जो वैल्यू है नेगेटिव आ गई कहीं, सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है, यानी इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे 3 है दैट इज पॉजिटिव, 2 है यहाँ पे पॉजिटिव, 0 तो आगे ठीक है, 0 आगे ठीक है। ठीक, लेकिन ये 3 और 2 अभी भी पॉजिटिव है, तो तब जब तक करते रहेंगे जब तक या तो यहाँ पे 0 ना आ जाए या तो नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, अब ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन, जिस टाइम ऐसा हो गया तो उस टाइम पे जो भी बी के करस्पॉन्डिंग आपके वेरिएबल होंगे, उनके एक्स बी के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होगा, वो दैट इज योर आंसर। ठीक, वो आपका आंसर बन जाएगा। अगर जब तक नहीं है तब तक आपको टेबल है आगे बढ़ाते रहनी। ठीक, तो आप कैसे बढ़ानी है, CJ माइनस ZJ कैसे निकाला, ये समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। और किस और कोई भी बोलो भाई। यस सर। ये 3 और 2 में से दोनों माइनस हो गया तो रुक जाएंगे। नहीं नहीं, हाँ, मतलब सारे के, मतलब अगर एक भी पॉजिटिव है तब आपको टेबल आगे बढ़ाती रहनी है। अगर जिस टाइम नेगेटिव आ गए या 0 आ गए सारे के सारे, तो आपको उस टाइम में टर्मिनेट हो जाएगी आपकी टेबल और आपको आगे नहीं बढ़ाना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, वो लास्ट में जब लास्ट टेबल बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आंसर क्या है। ठीक, अगर यहाँ -3 और -2 होता तो टेबल तो हम लोग रोक देते। हाँ, टेबल रोक देते हैं, S1 की वैल्यू 4 हो जाती है, S2 की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक, आपका आंसर खत्म। ठीक, ठीक सर। क्योंकि यहाँ पे अभी पॉजिटिव है। ठीक, CJ माइनस ZJ, अब आगे प्रोसीजर क्या है, CJ माइनस ZJ में जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये भी ख्याल करिए, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक, वो आपका जो कॉलम होगा दैट इज योर की कॉलम। ठीक, जैसे यहाँ पे 3200 है, इसमें 3 इज योर पॉजिटिव एंड हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये जो कॉलम होगा आपका दैट इज योर की कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है अगले वाले टेबल में X1 एंट्री होगी, इसकी X1 की एंट्री होगी। ठीक है, तो की कॉलम आपको पता लग गया, दैट इज योर X1। ठीक, ये X1 वाला जो है पूरा का पूरा की कॉलम बना है। ठीक, ये आपका बना की कॉलम। ठीक है, अब जो की कॉलम बना है उसमें क्या करना है आपको, एक्स, ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है मिनिमम XB अपॉन XI, जो XB है उसको की कॉलम से डिवाइड कर देना है, यानी 4, ये आपको ये वाला की कॉलम बना है। ठीक है, और XB वाला ये वाला है। ठीक है, तो XB डिवाइडेड बाय XI, XI कौन सा है जो की कॉलम बना है। ठीक है, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4, 2 डिवाइडेड 1 इक्वल टू 2। ठीक, तो ये आपके पास 2 आ गए, एक 4 आ गया, 2 आ गया। ये फिर से बताइए सर। हाँ ठीक, आपको एक की कॉलम समझ में आ गया कैसे बन गया, X1 इज योर की कॉलम। क्यों बना, जो भी CJ माइनस ZJ में
जो भी पॉजिटिव हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा दैट इज योर की कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई? 3200 में पॉजिटिव सबसे बड़ा क्या है? 3 है, तो उसके उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है दैट इज योर की कॉलम। ये वाला इतना समझ में आ गया? यस सर। फिर से बोल दूं, 3200 है, इसमें पोस्ट पोस्ट सारे 32 पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें से 32 में से बड़ा कौन सा है? 3 इज योर ग्रेटर वन, तो ये जो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है दैट इज योर की कॉलम। ये वाला x1 के नीचे जो भी लिखा है, ठीक है, ठीक। तो इतना समझो कि अब ये की कॉलम बना है, और क्यों बना ये समझ में आ गया कैसे बना? यस सर। हेलो, सबको क्लियर है? और यस सर। चलो ठीक। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है एक्स बी अपॉन एक्स आई, मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स आई निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जो एक्स बी वाला है उसको डिवाइड करना है मुझे की कॉलम वाले वैल्यू से, यानी 4 उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? 1 है, ठीक है, 4 के करस्पॉन्डिंग आपके पास 1 है, तो 4 डिवाइडेड 1 इक्वल टू 4, 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इनमें से जो भी मिनिमम रहेगा, ठीक है, 4 और 2 में से जो भी मिनिमम रहेगा दैट इज गोइंग टू गिव यू द की रो, ठीक है। 4 और 2 में से कौन सा छोटा है? दैट इज योर 2 इज स्मॉलर 1, तो ये जो है मेरा की रो बनाएगा, ठीक है। की कॉलम ये वाला था और की रो ये वाला बन गया, ठीक है। तो ये जो 1 बीच में आया है इन दोनों के, फिर से बताऊं, की रो कैसे पता करा? जो भी आपने ये वाला एक्स बी अपन एक्स आई करना है, यानी 4 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, जो कॉलम्स है 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4, 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2, इन दोनों से जो भी छोटा है दैट इज गोइंग टू गिव यू द की रो। तो ये वाला की रो आ गया आपके पास, ठीक है। और की कॉलम कौन सा था? ये वाला था आपके पास, ठीक, दैट इज योर की कॉलम एंड दिस इज योर की रो। तो जो इन दोनों के बीच में आया दैट, इस वाले केस में जो 1 है दैट इज योर की एलिमेंट, ठीक है। तो की एलिमेंट क्या है आपका इस वाली टेबल में? दैट इज योर 1, ठीक। और अगले वाली टेबल जो मैं नेक्स्ट टेबल बनाऊंगा उसमें क्या आएगा? x1 विल बी योर, जो भी कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो की कॉलम था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है दैट इज x1, दैट इज योर एंटरिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल कौन सा? x1 हो जाएगा, और जो की रो है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो अगली वाली टेबल में हम लोग भगा देंगे, यानी S2 की जगह हम लोग x1 को ले आएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये टेबल अभी तक पूरी कहानी समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से बता दूं, कंफ्यूजन हो? सर एक बार शुरू से रिवाइज कर दीजिए। हाँ ठीक, यहाँ कोई तक दिक्कत। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको कन्वर्ट करना आ गया? ये बताओ पहले। हेलो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट स्टैंडर्ड करना? फॉर्म तो इजी हो गया। हाँ स्टैंड, यस सर। बाकी बाकी सबको आ गया, ठीक। देखो अब मुझे क्या करना है, ये टेबल बनानी है। आप इस टेबल को थोड़ा सा याद सा कर लीजिए। आपको क्या बनाना है? एक तो बी बनाना है, एक सीबी बनाना है, एक्स बी बनाना है, कोफिशिएंट्स बनाने, ये मिनिमम हो एक्स बी अपॉन एक्स आई लिखना है, इतना आप लिख लीजिए, ठीक। तो बी क्या है? बी जो आपने कोफिशिएंट्स ऐड, जो वेरिएबल्स ऐड करें, यहाँ पे हमारे केस में S1 एंड S2, ठीक है, S1 एंड S2 जो हमने ऐड करे हैं दैट इज योर S1 एंड S2, यहाँ पे वो आ गए, ठीक। उनके कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज 0 एंड 0, तो वो 0 एंड 0 यहाँ पे लिख लिया सबसे पहले। उसके बाद क्या है? XB है। XB, XB कहां से लिखेंगे? जो राइट हैंड साइड में जो लिखा है 4 एंड 2, जो 4 एंड 2 यहाँ पे है दैट इज वी आर गोइंग टू राइट हियर, ठीक है, दैट इज योर 4 एंड 2। हाँ? उसके बाद जो मेरे पास जो भी वेरिएबल्स है x1 x2 s1 s2 वो मैंने ऊपर लिखे हैं, उनके कोफिशिएंट इन द कंस्टेंट्स, ठीक है। x1 में पहली वाली इक्वेशन कौन सी है? x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4, उसमें जो x1 का कोफिशिएंट है, x1 के आगे क्या है? 1 है। x2 के आगे क्या है? x2 के आगे 1 है, दैट्स व्हाई x1 के आगे मैंने 1 लिखा है, x2 के आगे 1 लिखा है, s1 के आगे 1 लिखा है, और यहाँ पे क्योंकि s2 नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक। सिमिलरली दूसरे वाले उसमें आप अगर इस वाली क्वेश्चन में देखें तो x1 के आगे क्या है? दैट इज 1, x2 के आगे क्या है? -1, क्योंकि यहाँ पे S1 नहीं है तो S1 को आगे क्या लगेगा? 0 लिख लिया, S1 के नीचे 0 लिख दिया, और S2 के आगे क्या लिख दिया आपने? 1 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये आपकी इतनी टेबल बन जाएगी तब तक, ठीक। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे लिखना है सीजे की वैल्यू। सीजे क्या है? बेसिकली जो कोफिशिएंट्स है इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 x2 s1 s2 के, दैट इज 3200। तो 3200 इज योर कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो मैंने ऊपर पे लिख लिया खाली, ठीक है।
अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है जेड जे। अब जेड जे कैसे निकलेगा, जेड जे निकलेगा सिग्मा ऑफ सी बी मल्टीप्लाई बाई एक्स आई। ठीक, सीबी मल्टीप्लाई एक्स वाई, यानी सीबी वाली कॉलम से आप एक एक करके इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। यानी पहले सीबी में आपके पास कौन कौन से हैं, सीबी एक, इसको सबसे पहले लेते हैं, सीबी वाला ये 0 एंड 0 है, और एक्स सबसे पहले ये वाला है। ठीक है, तो x1 के नीचे क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का समीशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। इस पहली टेबल में हमेशा 0 ही आने वाला है। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो डेट इज इक्वल टू 0। जेड जे ऐसे निकाल लिया, वैसे ऐसे यहाँ पे सीबी मल्टीप्लाई बाई x2, सी इसको मल्टीप्लाई करा, इन दोनों का समीशन कर गया, दैट इज 0। ठीक है, 0 इसका मतलब ये है कि 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, इन दोनों का समीशन करा, दैट इज इक्वल टू आल्सो 0, एंड नेक्स्ट वन इज आल्सो 0। ठीक, इसके बाद इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि सीजे माइनस जेड निकालना है। ठीक है, तो सीजे माइनस जेड कैसे निकालेंगे, दिस इज योर सीजे 3200 आपने जो ऊपर लिखा है, उसमें से जेड जो है आपको उसको माइनस करना है। ठीक है, दैट इज योर 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, 2 में से 0 माइनस करो तो 2, 0 में से 0 माइनस कर दो दैट इज 0, 0 में से 0 माइनस कर दो 0। ठीक, तो सीजे माइनस जेड आपकी वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या करना है, आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो की कॉलम निकालना है, की रो निकालना है। तो सबसे पहले आपको की कॉलम निकालना होगा। की कॉलम कैसे निकलेगा, की कॉलम निकलेगा आपका इस तरह से कि जो भी की कॉलम निकालने के लिए जो सीजे माइनस जेड जे है, जो आपके 3200 है, उनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए -3 होता, तो आप यहाँ पे -3 नहीं लेते, यहाँ पे 2 वाला कॉलम को लेते, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू को आपको लेना है। ठीक है, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ये ऐसे लिखा है पॉजिटिव। ठीक, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू को आपको लेना है, यहाँ पे इन अवर केस दैट इज 3, 3200 में हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 3 है। तो ये आपका क्या बन गया, की कॉलम बन गया। ठीक है, ये की कॉलम बन गया। अब ये वाला जो की कॉलम बन गया है x1 के नीचे वाला, तो ये आपका की कॉलम बन गया। ठीक है, और अब आपको क्या निकालना है, की रो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, दैट वो उसको हम लोग राइट हैंड साइड से डिसाइड करेंगे, दैट इज मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई। एक्स बी है, और आपका की कॉलम है जो जैसे 4 डिवाइडेड बाई 1, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2। ठीक है, दैट इज, इन दोनों में से जो मिनिमम है दैट इज 2। तो जो ये वाला आपका क्या बनाया, की रो बना दिया इसने। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में जो दोनों, क्योंकि एक कॉलम बना रहा है, की रो बना रहा है, इन दोनों में जो बीच में एलिमेंट आया दैट इज योर की एलिमेंट, इन अवर केस दैट इज 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, की कॉलम कैसे बनाया, की रो कैसे बनाया। यस सर, यस सर। और सब क्या आया, यस सर। यस सर। सर की माइक बंद है क्या, आवाज नहीं आ रही। हेलो। भाई हाँ मुझे बोलिए लगा बोलिए। तो क्लास में। हेलो। ये सर चले गए क्या? पता नहीं आवाज नहीं आ रही है भाई। अंकुश सर लगता तो है चले गए। अरे तुम क्लास लोग कुछ ओवर हो गई बोलते क्या? रहा करो यार बीच बीच में। बोल तो रहे हैं, कैसे तुम बोला बोल जाए। तो क्या बोलने की जरूरत है भाई? सर ये बोले रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ बोलना नहीं। नहीं तो रिकॉर्ड खाली उनकी साउंड होती है, तुम जो पूछोगे वो नहीं रिकॉर्ड होगा। तो ये तो बोल रहे थे कुछ बोलना नहीं, रिकॉर्ड हो रहा था तो भाई कोई क्लास बोलिए ओवर नहीं। हुई है कि क्लास बंद हुई है, मतलब कि क्या समस्या है? तुम्हारी एक हमको सर समस्या को, है, ये संजय बताओ। संजीव फोन करो सर को कि सर क्लास ओवर होगी, हम लोग जाएं कि हैं अभी मीटिंग में। क्या पता उनका डेटा खत्म हो गया हो। रिचार्ज करोगे क्या।
ताऊ भाग गया। बाकी बोलते रहा करो, सर को भी सही लगेगा। आ गए सर। अरे मुझे सही मत लगाओ, समझ में आना चाहिए। मेरे मेरे को तो आता ही है। नहीं आता तो सीधे बोलो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं होती है सर, कि इन लोग आप, को बोल रहे थे कि थोड़ा बोलते रहा करें ना, आप बोलते रहते हैं कितने लोग को आया, कितने लोग को आया। हाँ मतलब पता भी तो चलना चाहिए आया कि नहीं आया, खाली प्रवचन चल रहा है। ठीक है, तो अभी कहां तक था, मेरे एकदम नेटवर्क चला गया था। क्या बता रहा था मैं? की रो की की रो कॉलम और समझ की में आ गया? कॉलम समझा दिया। यस ठीक, सर। उसके बाद मैंने इनकमिंग वेरिएबल आउटगोइंग वेरिएबल समझा दिया, समझ में आ गया? कौन सा रहेगा? नहीं नहीं, अभी हेलो, ये नहीं बताया। अभी चलो ये नहीं ठीक है। बताया सर। चलो, जो ये आपका की कॉलम है, ये की कॉलम है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल है x1, दैट इज योर दैट इज योर इनकमिंग वेरिएबल, यानी नेक्स्ट टेबल में x1 को मैं अंदर लाऊंगा, और जो की रो है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल यानी s2, दैट इज आउटगोइंग वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वाली टेबल में जो x1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो S2 यहां से चला जाएगा। ठीक, तो आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा? जो रो का करस्पॉन्डिंग होगा, इनकमिंग जो ऊपर से यहां से आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में? की कॉलम करस्पॉन्डिंग जो होगा वो इनकमिंग वेरिएबल होगा, और S2 इज योर आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक, यानी S2 की जगह में अगली वाली टेबल में x1 लिखने वाला हूं यहाँ पे। ठीक, सबसे पहली चीज। दूसरी बात ये है कि जो की एलिमेंट बनाया है मैंने यहाँ पे, जो गोला सा बनाया है यहाँ पे, की एलिमेंट यानी की कॉलम और की रो के बीच में जो एलिमेंट आया है, दैट इज योर की एलिमेंट। ठीक, सबसे पहले उसको 1 बनाना है। ठीक है, उसको 1 बनाने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, तो मैं इस वाले रो को पूरे को 3 से डिवाइड कर देता। बात समझ में आ रही है? इतने से पोर्शन को मैं 3 से डिवाइड कर देता, ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। क्योंकि हमारे पास पहले से 1 है, हमें तो उस चीज को करने की जरूरत नहीं है। उसको मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, या फिर इसके बाद वाले पोर्शन टेबल में एक बार बनेगा वो, जब हमें ऐसी चीज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पहले से 1 है, हमें उसको करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे 1 है हमारे पास। अब दूसरा क्या करना है, इसके ऊपर, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले को हमें 0 बनाना है, यानी की एलिमेंट के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले को 0 बनाना है। अब इसमें नीचे तो कुछ है नहीं, हमारे पास ऊपर है, तो वो कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इतना सा पोर्शन जो है 4 1 1 1 0 में से इसको माइनस करते हैं अगर, ठीक है, 2 1 1 माइनस 1 0 को, 0 1 को, तो इसके जस्ट ऊपर वाला 0 बन जाएगा। ठीक, जो की एलिमेंट है यस उसके सर। उसके जस्ट ऊपर वाला 0 बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाली जो टेबल बनेगी, सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल बनेगी उसमें सबसे पहले S1 और X1 आया। X1 क्यों आया समझ में आया? जो की कॉलम था उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है, दैट इज योर गोइंग टू बी एंटरिंग वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने X1 लिख लिया उसको। ठीक, अब ये सबसे जो पहली चीज हो, आउटगोइंग वाला है वो दोबारा नहीं लिखना है, वो चला गया नहीं वो। नहीं, वो चला गया, वो तो गया। ठीक, वो क्या पता बाद में तो आ जो जाए, ऐसा गया तो। उसी के जगह पे इनकमिंग आएगा। हाँ, जो की रो है, दैट इज योर आउटगोइंग वेरिएबल, S2 की जगह आएगा की कॉलम वाला। ठीक है, कॉलम इज गोइंग, यस जो वेरिएबल है वो यहाँ पे कूद के आएगा नेक्स्ट वाले में, सबसे पहली चीज। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे मैंने बी की जगह S1 तो था ही पहले से, वो तो गया नहीं था, S2 की जगह X1 आ गया, ये समझ में आ गया? अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो सीबी के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स होते हैं, S1 के, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो S1 है, दैट उसके आगे तो 0 है, ठीक है, लेकिन X1 के आगे 3 है। ठीक, तो जो X1 के आगे जो 3 है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। सीबी पहले यहाँ पे क्या था, पिछले वाली टेबल में यहाँ पे 0 0 था, क्योंकि यहाँ पे S1 और S2 के कोफिशिएंट थे। अब यहाँ पे क्योंकि X1 आ गया है, तो यहाँ पे जो X1 का कोफिशिएंट है, दैट इज वी आर गोइंग टू राइट, यानी X1 का कोफिशिएंट मैंने 3 यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो 3 यहाँ पे इस वजह से आया, 0 और 3। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब जो ये जो पोर्शन था, मैंने वैसे का वैसा डाल दिया, जो कि ये वाला था, दैट इज 2 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 माइनस 1 0 1 ये वाला वैसे निकाल लिया। अब बात फंसती है कि ये इसके ऊपर जो मैंने सब्ट्रैक्शन वाला बताया था, ये की एलिमेंट है, उसके जस्ट ऊपर वाले को 0 बनाना है। उसको 0 कैसे बनाएंगे? जब मैं इस वाले पोर्शन में से इतना माइनस अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर वाले को 0 बना सकता हूं, इस वाले एलिमेंट को। ठीक, यानी 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? 4 माइनस, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करें 4 माइनस 2 तो क्या आएगा? इक्वल टू 2। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, और 0 माइनस 1 ठीक है, तो क्या आएगा? देखो इस तरह से आएगा ये,
इतनी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? हेलो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद टेबल बनाया सर उधर वाले। हाँ वो सेपरेट करने के बाद बनाया, यानी हाँ। 4 में से 2 माइनस करा तो दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 आएगा। 1 में से 1 गया तो वहां पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस वन इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या 1 बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने इस तरह से इसको लिख लिया 0 2 1 -1, ठीक है। 0 0 2 1 -1 और यहाँ पे 2, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई? हेलो, यहाँ पे 2 0 2 1 -1 है, तो वहीं 2 0 2 1 -1 इस तरह से आया। बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर। अगर नहीं आए तो पूछ लो, मैं समझ सकता हूँ कि ये कंफ्यूजन होगा, मतलब इस चीज में सर जो मैं x1 वाले रो को ऐड किए हैं वो 3 2 1 -1 ये कहाँ से आया? हाँ 3 2 1 -1 कैसे आया ये पूछ रहा ना भाई। तो देखो यहाँ पे x1 आया, ये समझ में आया कि x1 क्यों आया, ये समझ में आ गया, हाँ ये तो ठीक है। पता है सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो, तो वो x1 यहाँ पे आया। जो कोफिशिएंट cb क्या है, दैट इज योर कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट क्या है, s1 का क्या कोफिशिएंट है, s1 का कोफिशिएंट है 0, ठीक है। तो s1 का कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे 0 लिखा। x1 का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 3, ठीक है। तो यस वहां से सर। 3 आया है, ठीक। खाली जो सब्ट्रैक्शन समीशन हो रहा है वो यहां से हो रहा है, xb x1 x2 s1 s2 वाले में, बस इतने में, ठीक। अब क्लियर यदि सर। बस, चलो ठीक। अब क्या करना है, वैसी चीजें करनी है। सीजे क्या होगा, 3200, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है 3200, दैट वी आर गोइंग टू राइट 3200, ठीक। उसमें कोई वो नहीं है। ये टेबल कैसे बन के आई, ये बाकी वाली समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है। यानी कैसे बनी समझ में आ गई थी? हेलो, यस सर। चलो ठीक। और फिर से मुझे वही करना है जो मैंने पहले करा, ठीक है। मुझे एक बार ZJ निकालना है, फिर CJ माइनस ZJ निकालना है, फिर मिनिमम ऑफ XB अपॉन XI निकालना है, ठीक है। तो ZJ कैसे निकालना है, ZJ बेसिकली ZJ इक्वल टू सिग्मा ऑफ CB मल्टीप्लाई बाई XI, ठीक है। तो CB मल्टीप्लाई XI यानी 0 मल्टीप्लाई बाई 0, दैट इज 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, इन दोनों का समीशन करेंगे इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो सबसे पहले ZJ आया 3, ठीक है। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाई, इतना समझ में आया ये 3 कैसे आया यहाँ पे जो CJ माइनस सॉरी ZJ में जो 3 लिखा है वो कैसे है, 0 दिस CB मल्टीप्लाई बाई जो पहला वाला है 0, उससे मल्टीप्लाई करा, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाई 1, इन दोनों का एडिशन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3, ये सबसे पहला है। नेक्स्ट वन इज योर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -3, तो इन दोनों का समीशन इक्वल टू -3, वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक। सिमिलरली मैंने आगे बढ़ाया 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0, और फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। इतना इतना सही है, इतना समझ में आएगा। जेड से कैसे निकाला, जैसे पहले निकाला था वैसे ही करा है। CB मल्टीप्लाई बाय जो पहले इस वाले से, फिर इस वाले से, इस वाले से, और फिर इस वाले से, और उसका सबका समीशन करते चलेगा, ठीक। इसके बाद मुझे निकालना है CJ माइनस ZJ, ठीक है। तो क्या करना है, CJ आपका 3200 है, ऊपर पे यहाँ पे लिखा रहता है 3200, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 माइनस 3 इक्वल टू 5, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, और 0 माइनस 3 इक्वल टू -3, ठीक है। ये आपका आया 0 5 0 -3। इसमें आप एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो आपके S1, एक चीज ध्यान करिएगा, जो S1 और S2 X1 है, ठीक है। यहाँ पे S1 है और X1 है, आप कभी भी ख्याल करिए उसके नीचे हमेशा 0 रहेगा, CJ माइनस ZJ। जो भी आपका, जब भी बेसिक वेरिएबल है यहाँ पे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, उसके नीचे अगर 0 नहीं आ रहा तो आप कुछ प्रोसीजर में गलती कर रहे हैं। पिछले वाली टेबल में भी अगर देखें हम लोग, तो S1 और S2 के नीचे 0 ही आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब वो लेफ्ट में रहता है तो वहां पे 0 होता ही है, ठीक। सिमिलरली जब भी आप प्रोसीजर को कोई भी टेबल बना रहे हो, वहां पे CJ माइनस ZJ जो बेसिक वेरिएबल है उस टाइम पे X1 और X1, अगर S1 के नीचे भी 0 आ रहा है और X1 के नीचे भी 0 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आप कोई ना कोई प्रोसीजर में गलती कर रहे हैं, आपको अपनी टेबल चेक करने की जरूरत है। मतलब ये तरीका है कि आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंसेस का, ठीक है, न्यूमेरिकल करते टाइम। CJ माइनस ZJ निकल गया आपका। अब इसमें क्या करना है, जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है दैट इज योर करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, कॉलम, ठीक है। तो ये आपका कॉलम बन गया, ठीक, ये आपका कॉलम बन गया, की कॉलम बन गया। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वाले टेबल में X1 इज गोइंग टू बी एंटरिंग वेरिएबल। अब आउट गोइंग वेरिएबल कैसा पता करेंगे, जो की कॉलम है
उसको एक्स बी अपॉन एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्स बी अपॉन एक्स आई कैसे निकलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, इतना समझ में है। 2 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ख्याल करनी है इस चीज में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हम देखिए इन दोनों में से मिनिमम अगर आप पूछेंगे तो ये -2 है, ठीक, लेकिन -2 को नहीं लेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि अगर की कॉलम के अंदर, या ध्यान नहीं, इधर की कॉलम के अंदर कोई एलिमेंट जो है डिवाइड करते टाइम 0 हो और नेगेटिव हो, तो उसको हम लोगों को नहीं लेना होता है एक्स बी अपॉन एक्स आई कंसिडर करते टाइम। यानी ये है कि अगर यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, और 2 डिवाइडेड बाई -1 है, क्योंकि -2 आ रहा है तो हम लोगों को मिनिमम -2 नहीं लेना है। इन दैट केस हमें क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम इज गोइंग टू बी 1, यानी वो पॉजिटिव रहना जरूरी है। यानी एक्स आई की वैल्यू शुड बी, जो एक्स बी अपॉन एक्स आई है, दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी 0 नहीं होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए वो, ठीक, डिवाइड करते टाइम। और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो एक्स बी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो जिस की कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो डिवाइड करते टाइम अगर नेगेटिव हैं तो उस वाले को हम लोग की रो नहीं बनाएंगे, ठीक। तो इतना सिंपल हो गया। तो इन दोनों में जो 1 और -2 में से आपके पास एक ऑप्शन है कि क्योंकि ये पॉजिटिव है और एक ही ऑप्शन है, तो आपके पास ये वाला बचेगा, ये की क्या बनेगा आपका, की रो बनाएगा, और ये पहले से की कॉलम था 5 वाला, ठीक। तो अगले वाली टेबल में x2 इज योर एंटरिंग वेरिएबल, ठीक, और s1 इज योर आउटगोइंग वेरिएबल, यानी अगली वाली टेबल में s1 की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, x2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। s1 की जगह x2 लिखना पड़ेगा, जैसा पहले कर रहा था वैसे ही करना है, ठीक। तो इसमें क्या, आउटगोइंग वेरिएबल इज योर s1 और इनकमिंग वेरिएबल इज x2, और की एलिमेंट क्या रहेगा आपका, ये की एलिमेंट, क्योंकि ये की कॉलम ये है और की रो ये वाला है, और जो इन दोनों के बीच में ये दैट इज योर 2, तो ये 2 इज योर की एलिमेंट, ठीक है। तो की एलिमेंट सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बनाना पड़ेगा 1, ठीक है। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पूरे पोर्शन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बाई, कितने से डिवाइड करूं, की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए 2 से करने का पड़ेगा। तो एक्सबी के नीचे क्या आएगा, दैट इज 1, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और फिर 1/2 आएगा, और फिर -1/2 आएगा, ठीक है। ये सबसे नेक्स्ट वाली टेबल में आपको ये चीज दिखा पड़ेगी। और ये जो बना है, अब ये अगर जब मैं इसको डिवाइड करके ये चीज बनी है, तो उसके नीचे वाले को अगर मुझे 0 करना है इसको, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर मैं इस वाले जो मेरे पास जो बना है 1 0 1 हाफ 1 -1/2, अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे 0 बना, यहाँ पे 1 बना है, ये वाला जो 1 बना है, इसको मैं अगर इस वाली इसको नीचे इसमें ऐड कर दूं, नीचे वाले उसमें, तो दैट इज इसके नीचे वाला 0, क्योंकि की एलिमेंट के नीचे मुझे 0 बनाना होता है, ठीक है, और सबसे पहले उसको 1 बनाना होता है, ठीक। तो सबसे आगे इसको 1 बनाना है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये अगर डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, क्योंकि मुझे की एलिमेंट को 1 बनाना है, दैट इज 1, दैट इज 0 1 1/2, एंड यहाँ पे कितना आएगा, -1/2, ठीक, क्या आ गया। इसके बाद मुझे की एलिमेंट के नीचे वाले को 0 बनाना है, तो मैं इसको अगर ऐड कर दूंगा तो उसके बाद क्या बनेगा इसमें, दैट इज 3 बन जाएगा, ये 0 + 1 = 1, और यहाँ पे 0 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, और इधर पे ये ऐड करने के बाद क्या आएगा, इसमें भी हाफ आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 1 0 1/2, तो ये बना आपका 3 1 0 1/2, और ये वाला वो वाला बना ऊपर वाला, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे S1 को जो है आउटगोइंग वेरिएबल क्यों बनाया, कि वो की रो था, और x2 इनकमिंग क्यों था, ये क्योंकि की कॉलम था, तो x2 अगले वाले में S1 की रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे S1 को रिप्लेस करा x2 ने, ठीक है, और x1 तो पहले से ही था पिछली वाली टेबल में, तो अब क्या लेना है, CB लिखना है मुझे, CB का x2 का कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 2, ठीक है। तो x2 का कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे CB की जगह लिखा 2, x1 का पहले से मुझे पता है 3 है, और जो टेबल बची वाली जो बची थी 1 0 1 1/2 -1/2 3 1 0 1/2 1/2, ये लिख लिया। उसके बाद फिर से मुझे zj फाइंड आउट करना है, zj इज योर CB मल्टीप्लाई बाय xi, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ये दैट इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 1 + 3/2, ठीक है, 1/2 + 3/2 इक्वल टू 5/2, ठीक, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज इक्वल टू -1, और 3 मल्टीप्लाई बाय
1/2 इक्वल टू 3/2, ये हो जाएगा आपका 1/2 के बराबर। ठीक, तो ये आपका आपके पास आ गया 3 2 5 1/2, और सीजे माइनस जेड निकालेंगे। सीजे आपके पास 3 2 0 0 है, इसमें से माइनस करेंगे तो आप ये देखेंगे 0 0 माइनस 5/2 और माइनस 1/2 इज योर सीजे माइनस जेड। अब ये आपकी टर्मिनेशन कंडीशन है, यानी सीजे माइनस जेड इज टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, या तो सबके सब नेगेटिव हो जाए या तो जीरो हो जाए। ठीक है, और इस वाले में भी आप एक चीज ध्यान दीजिए, x2 और x1 के नीचे, x1 और x2 के नीचे जो cj माइनस जेड है दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आप ये चीज दिमाग में बांध लीजिए कि x1 और x2 के नीचे कभी भी अगर 0 0 नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि जो बेसिक वेरिएबल है आपके पास, बी के नीचे जो भी लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग इसके नीचे आप सीजे माइनस जेड की वैल्यू अगर 0 0 नहीं आ रही है तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप मैथमेटिक्स में कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव आ चुके हैं तो सीजे माइनस जेड से या फिर 0 आ चुके हैं, देन x2 और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो xb के आगे लिखी है 1, और x1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो 3 लिखी है। ठीक, दैट इज x2 की वैल्यू कितनी होगी 1, एंड x1 की वैल्यू होगी आपकी 3। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। तो ये x1 और x2 की वैल्यू आ गई, दैट इज ऑप्टिमम वैल्यू। अब आपका z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x1 प्लस 2x2 वाला, उसमें x1 और x2 की वैल्यू जो रखेंगे। अब x1 x2 की वैल्यू समझ में आई कैसी है, जो जो xb के नीचे जो भी लिखी है वैल्यू, जब अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो सारे के सारे क्या हो जाए, 0 हो जाए और नेगेटिव हो जाए, इन दैट केस जो x2 के जो xb के नीचे जो भी वैल्यू लिखी थी वो जो बेसिक वेरिएबल बचे हैं, x2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी इक्वल टू 1, और x1 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 3। ठीक है, और इसको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3x1 प्लस सर अगर 2x2 वहाँ x2 और x1 की जगह पे s1 s2 होता तो? हाँ ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे मान लो सपोज करिए यहाँ पे s1 होता, ठीक है, सपोज करिए s1 होता, तो ये क्या शो कर रहा है कि इसका ये शो कर रहा है कि x2 की वैल्यू आपकी 1 हो गई और s1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई 3। ठीक है, तो s1 की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तब क्या होगा, क्यों आप इस वाले को दिमाग में रख के सोचिए, अगर s1 की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और आपको x2 की वैल्यू पता चल गई, x2 से आप ये आपके x2 आ जाएगा। ठीक है, और ये तो 0 s2 क्योंकि आया नहीं s2 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास खाली x1 फाइंड करने के लिए रहेगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि जब ऐसी कंडीशन आ रही हो, जब ऐसी कंडीशन आ रही हो जहां पे आपके पास जो आपने इमेजिन कर रहे थे वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है सपोज करिए यहाँ पे आपके 2 वैल्यू, मतलब यहाँ पे s1 आया, पूछ रहा s1 आया, इसका मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है s1। ठीक है, तो s1 की अगर यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है x2 की वैल्यू आ रही है 1, x2 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो आपको खाली इसमें क्या पता करना है, इसमें आपको x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी x1 रहेगी। ठीक है, 0 मिल रहा है, x1 0 हो गया इस वाले के अंदर, ऐसा होगा नहीं, अगर s1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 या फिर उससे कम आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 0 अगर हो रहा है इसका मतलब आप इस चीज को बना ही नहीं रहे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो ऑप्टिमम होगा। s1 जैसे x1 इसमें 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, s1 यहाँ पे कंडीशन -1 तो आएगा। पहले से गिवन है सर, x1 x2 तो 0 हो ही नहीं सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नहीं 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 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x1 की वैल्यू 0 तो हो सकती है ना, हाँ सर, 0 तो हो 0 तो हो सकती है। सकती है, और 0 तो ठीक आ है, ही रही है अगर 2 लेंगे तो। हाँ यस सर। हाँ, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसमें इस केस में x1 यस की सर। वैल्यू, इसका मतलब ये है जब आपके इस वाले, अगर आप, मैं सही बताऊं इस क्वेश्चन को, आप अगर आप सिंपल सॉल्व करेंगे ना इस वाले क्वेश्चन को, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, ठीक है, और x1 माइनस यस सर। x2 इक्वल टू 2, इससे भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है, क्यों ये s1 s2 की वैल्यू क्या दिखा रही है, आपने अपने हिसाब से ऐड करा है, यानी वो कहीं ना कहीं बच रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। इनइक्वालिटी को हटा के हम ये अपने हिसाब से मान रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कहीं यूज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो यूज तो ना हमें प्रॉफिट देगा ना लॉस देगा, ना ही हम उसका कुछ होना, ये इमेजिनरी है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा यस बच सर। जा रहा होगा। ठीक है, आप इसको अगर सीधे सॉल्व करेंगे इक्वलिटी के साथ में तब भी यही आंसर आना है, क्योंकि हमारे पास लास्ट में x1 s2 की वैल्यू सीधे सीधे आ रही है यहाँ पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि x1 s2 की सीधे नहीं, यहाँ पे s1 s2 भी आ सकता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ ये चीज? हेलो, यस सर। यस सर। यस यस सर। चलो ठीक,
सर जो बीच बीच में स्टेप्स हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं, अगर उसके लिए अलग अलग से चार्ट बनाने जाएंगे तो और थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हाँ लेंदी होता है, चार्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 3 बार इसको बना लिया ना, 3 बार एक दो क्वेश्चन आपने लगा लिया, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये लेंदी लगने के लिए प्रोसीजर वही है, आपको बस ये की कॉलम पता। एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे होते हैं चीजों से, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको इस टेबल में बना रहे हैं। हमें पता है कि एक बार की कॉलम पता करना है, एक बार की रो पता करना है, उसका कुछ वो है, स्टैंडर्ड है कि ऐसा जब होगा तो हम उसको नहीं ले सकते हैं, ऐसा जब होगा उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और तब तक करते रहना जब तक सीजे माइनस जेड की वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए, बस ये तो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नेट की कॉलम की रो पता कर लीजिए, सीजे माइनस जेड को जब तक कि नेगेटिव ना आ जाए, तब तक आप जीरो या नेगेटिव ना आ जाए सारी की सारी, तब तक करते रहिए, और फिर आपका जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस मतलब देखो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आप एक दो बार अगर मैं बता रहा हूँ, आप एक दो बार कॉपी पे कर लेंगे, आप कुछ भी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, और बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब थ्योरेटिकल चल रहा है कि आप कुछ भी करें, लेकिन आते हैं तो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक, और इससे लंबे लंबे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे इजी क्या आएगा, इतने छोटे छोटे नंबर्स हैं, खाली 2 ही कंस्ट्रेंट है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इससे टिपिकल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो एक बार ये जो क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम है आपके, ये एक बार आप लिखिए 6x1 + 4x2, इसको मैं एक बार करा दूंगा आपको कल। ठीक है, कल जो होगा, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन बची हो अगर इससे रिलेटेड, एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी तरीके का, अगर जो भी क्वेश्चन बची हो वो आपकी खत्म हो जाए। एक बार आप ये वाला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए। का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करना है, लिख लीजिए z = 6x1 + 4x2, मैक्सिमाइज करना है z = 6x1 + 4x2, x1 + 2x2 is less than 720, x1 + 2x2 is less than 720, 2x1 + x2 is less than 780। ठीक है, और x1 is less than 320। हो गया, फिर से बोलूं, मैक्सिमाइज z = 6x1 + 4x2, x1 + 2x2 is less than 720, 2x1 + x2 is less than 780, x1 is less than 320। इसमें कितने वेरिएबल्स आएंगे आपको? 3 वेरिएबल्स आएंगे, क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट है, S1 S2 S3। ठीक है, इसी वजह से b के नीचे कितने आएंगे टेबल में? S1 S2 S3 आएगा, इस वजह से कोएफिशिएंट भी इधर आएंगे, और इधर x1 x2 S1 S2 S3 लिखा, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे? खाली इनिशियल वेरिएबल कितने हैं? x1 और x2 ही है। ठीक, तो आप इसको क्वेश्चन को करिएगा, इसको मैं कल कराऊंगा अभी। ठीक, और इसके बाद जो है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे के जो सिंपलेक्स मेथड के दो तीन टाइप्स और हैं उसको देखेंगे। ठीक, और कोई सवाल? ओके सर। नो सर, नो सर। अब आज वाले क्वेश्चन में किसी को कोई सवाल है? हेलो, अगर है तो मैं जो रिकॉर्डिंग करी है उसको मैं हेलो बोलो शिवम। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा ठीक, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, और उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक, लेकिन वो बहुत दिन तक वहां पे नहीं रहेगी रिकॉर्डिंग। ठीक, ये भी बता दे रहा हूँ, तो इसको आप कोशिश करिए। देखिए अगर आपने 1-2 दिन, हाँ क्या कह रहा हूँ, हेलो